डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीजल वायरस। मीजल वायरस में इन 10 पॉइंट को स्टडी करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मीजल वायरस। मीजल वायरस को हम रूबियोला वायरस भी कहते हैं और मोरबिली वायरस भी कहते हैं, ठीक है। मीजल वायरस इज आल्सो कॉल्ड रूबियोला, टेंडे मीजल और रेड मीजल्स। ओके, इट इज ए डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और सिस्टम। ये किसकी डिजीज है? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है, ठीक है। इट प्राइमरी अकर इन चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। ये उन बच्चों में होती है जिनकी एज 3 to 5 ईयर हो। करेक्टिरेक्टिस कहते हैं खुसूसियात को। खुसूसियात का क्या मतलब है? जो डिजीज़ के मेन सिम्टम होंगे ना, वही इसकी खुसूसियात हैं, ठीक है। क्योंकि मीजल वायरस में आपको इसकी ऐसी खुसूसियात तो है नहीं कि हम कहें भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। ज़ाहिर बात है, जो इसमें मेन सिम्टम होंगे वही इसकी करेक्टिरेक्टिस होंगी। इसकी करेक्टिरेक्टिस में आ जाता है एक्जेंथमा, मीन्स रैश ऑन स्किन। मैकुलर पपुलर रैश होगा और कोप्लेक्स स्पॉट होगा। ओके, डन। नंबर 2, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी कहता है काज को, किस वजह से ये डिजीज काज होती है, ठीक है। मीजल डिजीज इज काज बाय मीजल वायरस। मीजल डिजीज मीजल वायरस की वजह से काज होती है, ठीक है। जीनोम, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, इट इज ए नेगेटिव सेंस, ठीक है। इसके जीनोम को क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। कैप्सिड जो है जिसने जीनोम को कवर किया वो किससे बनी होती है? हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है। द कैप्सिड ऑफ दिस वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। द कैप्सिड इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड दैट सराउंड द जेनेटिक मटेरियल। वो इसमें ये बात करता है, ये जो कैप्सिड है इसने जीनोम को कवर किए हुए है ताकि ये जो जीनोम का मटेरियल है इसके अंदर है, ठीक है। इन्वेलप ने किसको कवर किए हुए है? कैप्सिड को कवर किए हुए है। और इन्वेलप किससे बनी होती है? द इन्वेलप ऑफ द मम वायरस इज लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, ठीक है। सीरोटाइप एक तरह की पॉइजन है, जहर है, जो वायरस प्रोड्यूस करता है और होस्ट में जाके इन्फेक्ट करता है उसे, ठीक है। द मीजल वायरस हैज़ ए सिंगल सीरोटाइप। ओके, ये आप चेक करें, ये है जीनोम। ये आप चेक करें, ये है कैप्सिड जिसने जीनोम को कवर किया हुआ है, और जिसने कैप्सिड को कवर किया हुआ है उसे कहते हैं इन्वेलप। ओके, डन। नंबर 3, एपिडीमोलॉजी। एपिडीमोलॉजी में देखेंगे कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है, कौन से रूट है, कौन से सीजन है, और ये कितनी कंटेजियस है, कितने परसेंट अफेक्ट करती है, ठीक है। सोर्स, इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीजिंग ड्रॉपलेट। जब किसी बंदे को ये डिजीज़ है, वो जब खांसी करता है या छींकता है तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे बंदे में इंटर हो जाती है, ठीक है। स्प्रेड बाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये है कि आपने उसको टच किया है तो इस तरह भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। इनडायरेक्टली मतलब कि आप कफ एंड स्नीजिंग करते हैं, ठीक है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ माउथ नोज़, ठीक है। ये दूसरे बंदे में कैसे इंटर होगी? माउथ और नोज़ के थ्रू इंटर होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा पाथ ये यूज़ करेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सीजन जो इसमें है वो है विंटर। विंटर में ये ज़्यादा डिजीज़ होती है, ठीक है। इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, ठीक है। कंटेजियस, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़, ठीक है, क्योंकि ये स्प्रेड होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, हाईली कंटेजियस है। ओके, डन। नंबर 4, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब है कि ये डिजीज़ किस पॉइंट से इंटर होगी और किस पॉइंट पे जाके काज होगी, ठीक है। मीजल वायरस इंटर द बॉडी ऑफ होस्ट बाय माउथ एंड नोज। इसका मतलब है कि मीजल वायरस, जिस बंदे में इसने मीजल वायरस ने डिजीज़ काज करवानी है, उस बंदे के माउथ और नोज़ के थ्रू इंटर होगी। व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीजिंग। जिस बंदे को पहले है, जब वो बंदा कफ एंड स्नीजिंग करेगा तो जिस बंदे में ये डिजीज़ काज होगी वो इसके नज़दीक जाएगा, तो ये ड्रॉपलेट के जो है ना, ड्रॉपलेट उस बंदे के माउथ और नोज़ के थ्रू इंटर होंगे और दूसरे बंदे को, जिसको ये डिजीज़ काज करवानी है, उसके अंदर चले जाएंगे और डिजीज़ काज करवाएंगे, ठीक है। इट इन्फेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये किसकी डिजीज़ है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, ठीक है। इट इन्फेक्ट ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई सच एज सेल। कौन से सेल है? एपिथेलियल सेल। इसमें मैंने बात किया है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है। इसमें मैंने बात किया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है, लेकिन मैंने ये भी कहा है साथ कि ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। मेरी बात गौर से आप सुनिएगा। द वायरस इनिशियली टारगेट द रेस्पिरेटरी मिकोसा विच कवर द लाइनिंग ऑफ नोज, थ्रोट, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया अपर पार्ट में भी आता है, लोअर पार्ट में भी आता है, ठीक है। और ब्रोंकाई तक ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल को अफेक्ट करती है, ठीक है। एंड इंटर द ब्लड एंड इन्फेक्ट। ये ब्लड में इंटर हो जाएगी और किसको
इन्फेक्ट करेगी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल किसको कहते हैं? जो हमारे लीवर और स्प्लीन और लंग्स के जो है ना पार्ट है, ऑर्गन है, उसके जो सेल है उसको कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। ठीक है, वेयर इट रेप्लिकेट अगेन, और यहाँ ये जो पार्ट है, ऑर्गन है, यहाँ ये दोबारा रेप्लिकेट कर देगा। ठीक है, ओके। अब आप देखिए ये एक बंदा है, इसने क्या किया, कफ किया और स्नीज किया, इच इच, तो ये वायरस ट्रांसफ़र हुआ है एयर में। ठीक है, और ये आप देखें ये इस बंदे के माउथ और नोज़ में आ रहा है, और ये एपिथेलियल सेल है, यहाँ आके अटैच होगा इसके रिसेप्टर के साथ और यहाँ आके रिप्लिकेट करेगा, डिजीज़ काज करवाएगा। ठीक है, ओके, डन। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, ये क्या है? इसके गिर्द जिसने आरएनए को कवर किए हुए है ये है कैप्सिड। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये इन्वेलप है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसको कहते हैं हेमाग्लूटिनिन और जस्ट एच प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको बाहर निकली हुई ये नज़र आ रही है ना डंडी सी, इसको कहते हैं फ्यूजन और एफ प्रोटीन। ओके, ये जो दो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, हेमाग्लूटिनिन और जस्ट एच प्रोटीन और फ्यूजन और एफ प्रोटीन, इनका क्या फंक्शन है अब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ये क्या करेंगी। मीजल वायरस यूज ए प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड हेमाग्लूटिनिन और जस्ट एच प्रोटीन। वो कहता है कि मीजल वायरस के जो सतह पर एक प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं हेमाग्लूटिन और जस्ट एच प्रोटीन। वो क्या करती है? टू बाइंड ए टारगेट रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल। अगर जिस बंदे में डिजीज़ काज करनी है ना उसके एपिथेलियल सेल के साथ जो अटैचमेंट में हेल्प करेगी ना वो है हेमाग्लूटिन और जस्ट एच प्रोटीन। ठीक है, विच कुड बी CD46 विच इज एक्सप्रेस ऑल न्यूक्लिएटेड ह्यूमन सेल। किसके साथ बाइंड होगी? ह्यूमन के CD46 सेल के साथ जाके बाइंड होगी, जो कि बाकी न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, CD150 क्या है? CD150 बेसिकली बी और टी सेल जो है ना, लिम्फोसाइट के बी और टी सेल, इनके ऊपर सिग्नल प्रोवाइड करता है बी और टी सेल को। ठीक है, और अगर कोई एंटीजन बाइंड हो तो ये जो CD150 है बी और टी साइड जो कि लिम्फोसाइट के सेल है इनको सिग्नल देता है कि पैथोजन बाइंड हो गया है, आके अटैक करो। ठीक है, CD150 इज ए सिग्नलिंग लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल और स्लैम विच इज फाउंड ऑन इम्यून सेल लाइक बी आर टी सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वही बात कर रहा है कि ये जो CD150 है ये बी और टी सेल जो लिम्फोसाइट के सेल हैं इनको एक्टिवेट करेगा कि पैथोजन बाइंड हो गया है। पैथोजन कहते हैं वायरस को। ठीक है, बाइंड हो गया है, वो डिजीज़ काज करेगा। ठीक है, आगे क्या होगा? वंस बाउंड, जब ये पैथोजन बाउंड हो जाता है, द फ्यूजन एफ प्रोटीन जो वायरस के ऊपर है हेल्प द वायरस फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली गेट इनसाइड द सेल। अब क्या होगा? ये जो फ्यूजन प्रोटीन है ये हेल्प करेगी वायरस को सेल के अंदर घुसने में। ये आप देखें, ये है वायरस, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए अब वायरस सेल के अंदर इंटर हो गया। ठीक है, फ्यूजन प्रोटीन की मदद से। पहले हेमाग्लूटिन बाइंड हुआ है, फिर फ्यूजन प्रोटीन की मदद से अंदर इंटर हो गया। ठीक है, नाउ दिस वायरस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एंड इट इज नेगेटिव सेंस। अब तक ये जो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? वायरस को हम ट्रांसक्राइब करेंगे। पहले ये हम देखें, ये प्रोसेस ह्यूमन में होता है। रेप्लिकेशन जब ह्यूमन में होती है डीएनए से डीएनए बनता है, जब ह्यूमन में ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए बनता है, जब ह्यूमन में ट्रांसलेशन होती है आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसी तरह का मुख्तलिफ अमल हो सकता है लेकिन इसी प्रोसीजर को फॉलो, इसी तरह का एक तरीक़ेकार है। ठीक है, जो वायरस में भी होता है। ठीक है, आरएनए वायरस इज ट्रांसक्राइब्ड बाई, कैसे ट्रांसक्राइब किया जाता है? वो यूज़ करता है ट्रांसक्राइब्ड बाई आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करता है और पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए स्टैंड बना देता है। आरएनए वायरस था, उसने क्या किया है? मैसेंजर आरएनए स्टैंड बन गया है। किसकी मदद से? ट्रांसक्राइब्ड करके आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, ओके, डन। अब वो क्या कहता है? वो कहता है जब हमने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ट्रांसक्राइब्ड किया है तो उसने हमें क्या दिया है? पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज। ये जब हमने क्या किया है? ट्रांसक्राइब्ड किया है। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? अब पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए हमारे पास आ गया है।
अब आरएनए पॉलीमरेज को जब पॉजिटिव सेंस एमआरएनए स्ट्रैंड के साथ पॉलीमरेज करेंगे तो वो हमें ट्रांसलेटेड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वायरल प्रोटीन देगा। जिस तरह हमने ह्यूमन में पढ़ा था, जब डीएनए को हमने ट्रांसक्रिप्शन की थी तो उसने आरएनए दिया था, जब आरएनए की हमने ये आप साथ देखिए ट्रांसलेशन किया तो उसने प्रोटीन दिया है। इसी तरह हमने जब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या किया है, ट्रांसक्राइब्ड किया है, तो उसने हमें मैसेंजर आरएनए दिया है, ठीक है। और जब हमने आरएनए वायरस को मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसलेट किया है तो उसने हमें वायरल प्रोटीन दिया है, ठीक है। ओके डन। अब हम पढ़ते हैं, आफ्टर दैट इट इज रेडी टू ट्रांसलेट इनटू वायरल प्रोटीन। अब ये क्या है, जब हमने पीछे ट्रांसक्राइब किया है तो अब ट्रांसलेट करेंगे इनटू वायरल प्रोटीन रैप्ड इन ए लिपिड एनवेलप। जब हमने ट्रांसलेट किया है तो हमें वायरल प्रोटीन मिल गई है, पता चल गया हमें, वो एक लिपिड एनवेलप में पैक है एंड उसको आप सेल से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ओके, आगे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसलेट किया है पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए के साथ और वायरल प्रोटीन बनी है, इससे न्यू वायरस बना है। ओके, विद इन डेज, कुछ ही दिनों में द मीजल वायरस स्प्रेड थ्रू लोकल टिश्यू एंड पिक्ड अप डेंड्राइटिक्स एंड एल्वियुलर मैक्रोफेज। कुछ ही दिनों में वो बात करता है कि ये जो वायरल है ये डेंड्राइटिक सेल और एल्वियुलर मैक्रोफेज के ऊपर बैठ जाएगा और वहाँ से ये एंटर हो जाएगा, कहाँ एंटर हो जाएगा, हमारे लंग्स में और लिम्फ नोड में, ठीक है। एंड कैरीड फ्रॉम दैट लोकल टिश्यू, पहले ही वो एपिथेलियल सेल लोकल टिश्यू की बात कर रहा है, उसको एपिथेलियल सेल को कह रहा है, वहाँ से ये लंग्स एंड लिम्फ नोड में जाएगा, ठीक है। लिम्फ नोड में फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, फ्रॉम देयर इट कंटिन्यूस टू स्प्रेड, वहाँ से भी ये स्प्रेड होगा लिम्फ नोड से भी, एंड इवेंचुअली गेट इनटू ए ब्लड में चला जाएगा एंड स्प्रेड टू मोर लंग टिश्यू, और लंग्स के मोर टिश्यू में चला जाएगा, एज वेल एज ऑर्गन लाइक, कुछ ऑर्गन में भी चला जाएगा जैसे कि इंटेस्टाइन क्या है और ब्रेन क्या है, ठीक है। ओके डन। अब इस सारे प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट करते हैं। वो कहता है एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो कफ एंड स्नीज करता है तो ये दूसरे बंदे में जिसमें ये डिजीज़ नहीं है उस बंदे में माउथ और नोज़ के थ्रू इंटर हो जाती है, उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। वहाँ ये क्या करती है, वहाँ सबसे पहले ये इसके पास क्या होता है, हेमाग्लूटिनिन होता है, ठीक है, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिर फ्यूजन प्रोटीन होती है जो अंदर घुसने में हेल्प करती है सेल के अंदर, ठीक है, एपिथेलियल सेल के अंदर, ठीक है। वहाँ से जो सेल के अंदर इंटर हो जाता है वहाँ ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। रेप्लिकेट कैसे करता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, पहले इसको ट्रांसक्राइब करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, तो ये क्या बनाता है, पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है, जो कि एक क्या है, बेसिकली पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रैंड है, ठीक है। उसके बाद ये वायरस क्या करता है, उस पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को ट्रांसलेट करता है, ठीक है, किसके साथ, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से वायरस के साथ, और क्या बनाता है, वायरल प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये जो वायरल प्रोटीन है ये कहाँ किस किस पाथ से गुजरती है, साथ साथ ये गुजरती है राइबोसोम के साथ से, फिर गोल्जी अपरेटस और रेफरेंट प्लाज्मा रेटिकुलम, इस तरह करके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से, तो ये वायरल प्रोटीन तैयार होती है। ये वायरल प्रोटीन फिर क्या होती है, एक लिपिड में इन्वेलप होती है, बाद में ये सेल के अंदर जब एक वायरस तैयार हो जाता है तो ये प्रोटीन सेल्स, ये जो प्रोटीन है, ये जो वायरस है, ये सेल से बाहर आ जाता है, कहाँ आ जाता है, हमारे लिम्फ नोड में आ जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड में हमारे सेल होते हैं, हेल्पर सेल होता है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल एल्वियुलर मैक्रोफेज, उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर ये बॉडी के डिफरेंस ऑर्गन में जाता है, ठीक है। वहाँ से ये लिम्फ नोड में इंटर हो जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर ये क्या करता है, बॉडी के अदर ऑर्गन में इंटर हो जाता है, जैसे इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है और हमारे ब्रेन में इंटर हो जाता है। ओके डन। नंबर 5, क्लिनिकली फाइंडिंग साइन एंड सिम्टम। किसके साइन एंड सिम्टम, मीजल डिजीज हम पढ़े हैं तो उसी के हैं, ठीक है। देयर आर 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इंक्यूबेशन स्टेज, नंबर 2 प्रोड्रोमल स्टेज, नंबर 3 मैकुलोपेपुलर रैश स्टेज। ओके, नंबर 1 पढ़ते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज कहते हैं सिम्टम शो होने से पहले वाले का दौरानिया, अभी तक जब सिम्टम शो नहीं होते उसको कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज, ठीक है। इंक्यूबेशन स्टेज इज 10 to 12 डे, ये 10 से 12 दिन तक है, ठीक है। प्रोड्रोमल स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज में क्या है, हाई फीवर है, लेसीट्यूड, बंदा सुस्ती महसूस करेगा, कफ खांसी करेगा, स्नीज करेगा, यही कफ एंड स्नीज के थ्रू तो वायरस एंटर हो जाता है, पीछे 10 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। कोराइजा इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि रनी नोज। ओके, कोराइजा को डन। द कफ इज बार्किंग एंड हार्श एंड मोर नोटिस एट नाइट। कफ होगी लेकिन कफ किस तरह की हो सकती है, बार्किंग कफ हो सकती है और हार्श सख्त किस्म की कफ, और रात के टाइम ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ओके,
नेजल कैटरा, ये क्या है, रनी नोज को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा कहते हैं आइज को, आइज रेड हो जाएंगी, ठीक है। वाटरिंग ऑफ आइज, हो सकता है आंखों में पानी आए, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, वही कहते हैं आंखों की ये जो डिजीज होता है उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। कॉजिंग फोटोफोबिया, फोटोफोबिया हो सकता है, ओके डन। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, सी से कफ बनती है, सी से कंजक्टिवाइटिस बनता है, सी से कुरैज़े बनता है जिसे रनी नोज कहते हैं। एक और सिम्टम जो मेन सिम्टम है इसमें मैं ऐड कर दूँ कोप्लिक्स पार्ट, ये कहाँ बनता है, मुंह के अंदर बनता है, ठीक है। कोप्लिक्स पार्ट ये कैटराल फेस है, ठीक है। कोप्लिक्स पार्ट रैश प्रोसीड, रैश बढ़ते हैं एज ए कोप्लिक्स पार्ट, कोप्लिक्स पार्ट ये आप देखें ये कोप्लिक्स पार्ट है, ये कोप्लिक्स पार्ट है, ठीक है। विच आर प्रेजेंट ऑन इंटेंसिवली, ये आप चेक करें, ये है रेड बेस और ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं ना ये है कोप्लिक्स पार्ट, ओके। ऑन बक्कल मिकोसा, ये देखें ना, ये मुंह के अंदर ये है बक्कल, बक्कल मुंह को कहते हैं, मिकोसा ये जो जगह है इसे मिकोसा कहते हैं, ठीक है। एंड टेंड टू अकर अपोजिट टू लोअर मोलर, और ये कहाँ बढ़ते हैं, ये जो टीथ है ना लोअर मोलर टीथ, ये देखें मोलर टीथ और यहाँ, ठीक है। अकर टू अपोजिट द लोअर मोलर टीथ, ये अपोजिट टू लोअर मोलर टीथ, ओके। दे डिसअपियर, ये कब डिसअपियर होता है कोप्लिक्स पार्ट, कोप्लिक्स पार्ट डिसअपियर विद इन 12 to 18 हॉर्स, 12 से 18 घंटे के अंदर ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। कोप्लिक्स पार्ट डिसअपियर विद अपीयरेंस ऑफ रैश, जैसे ये रैश अपीयर होते हैं मेरे को रैश, कोप्लिक्स पार्ट डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सर्विकल लिफेंडोपैथी में अकम्पेनाइज दीज अर्ली मैनिफेस्टेशन, ये जो लिफेंडोपैथी हुई है ना ये मैनिफेस्टेशन का मतलब वाज़ह करती है, किस चीज़ को वाज़ह करती है, दिस फेज इज कैटराल फेज, ठीक है, इस फेज को वाज़ह करती है पोस्टीरियर सर्विकल लिफेंडोपैथी, ओके। अब आ जाता है मैकुला पेपोला रैश स्टेज, ओके, या फेस। इसमें क्या चीज़ होती है, कोप्लिक्स पार्ट डिसअपियर विद अपीयरेंस ऑफ रैश, कोप्लिक्स पार्ट डिसअपियर जो होते हैं जैसे ही मैकुला पेपोला रैश अपीयर होता है। आगे हम देखते हैं एट द ऑनसेट ऑफ मैकुला पेपोला रैश स्टेज, जैसे ही ये मैकुला पेपोला रैश स्टेज स्टार्ट होती है, टेम्परेचर राइज अब्रप्टली एंड रीच 40 to 45 C Celsius और 104 to 105 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इतना ये बढ़ जाता है जैसे ही मैकुला पेपोला रैश आता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, ओके। द रैश यूजली स्टार्ट एज फेंट मॉलिक्यूल्स, ये रैश कैसे होते हैं, ये मैकुला पेपोला रैश ये धुंधले से होते हैं, फेंट होते हैं, ठीक है, कमज़ोर से। ऑन द फेस पे होंगे, बिहाइंड द ईयर, ये आप देखें ये ईयर के पीछे होंगे, अलॉन्ग द एयरलाइन ये आपके बालों के साथ होंगे, ठीक है। व्हेन लेजन इंक्रीज, जैसे ये घाव इंक्रीज होगा मैकुला पेपोला रैश का, देन मैकुला पेपोला रैश स्प्रेड टू ट्रंक एंड लिम्स, ये हमारे कहाँ बढ़ते जाएंगे, छाती, पेट और नीचे लिम्स हमारी टांगों की तरफ, ठीक है, ओके डन। अब आप देखें ये जो आप देख रहे हैं ना ये हैं कोप्लिक्स पार्ट, ये जो मुंह के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये कोप्लिक्स पार्ट है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना अब ये वाले ये हैं मैकुला पेपोला रैश, ओके, समझ आइए, ये मैकुला पेपोला रैश, ये मैकुला पेपोला रैश, ये मैकुला पेपोला रैश, ओके, समझ आ गई। आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, रिजल्ट में क्या होगा। एज इट फाइनली रीच द लेग्स एंड फीट ऑन द सेकेंड और थर्ड डे, कहता है जब ये दूसरे तीसरे दिन कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे पाँव तक पहुँच जाते हैं। इट बिगन टू फेड ऑन द फेस, ये जैसे ये पाँव तक पहुँचते हैं हमारे फेस के ऊपर धुंधले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपियर मतलब कि कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द फेडिंग ऑफ रैश प्रोसीड डाउनवर्ड इन द सेम सीक्वेंस एज इट अपीयर, वो कहता है कि जैसे ये पहले मुंह पे अपीयर हुए थे फिर नीचे गए थे ना टांगों पर, ठीक है, इसी तरह ये पहले मुंह से डिसअपियर होंगे, फिर हमारे ट्रंक से, फिर हमारे लेग्स से, ठीक है, इस तरह डिसअपियर होंगे। कैसे, पहले फेस से डिसअपियर होंगे, फिर बिहाइंड द ईयर डिसअपियर होंगे, फिर आर्म पे डिसअपियर होंगे, फिर ट्रंक पे डिसअपियर होंगे, लास्ट पे लेग्स पे डिसअपियर होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग पाल्म एंड सोल, ठीक है, ये तली हाथ की और पाँव की यहाँ भी डिसअपियर होंगे फिर, ठीक है, इस तरतीब के साथ, इस तरतीब से आए थे, इसी तरतीब से ये डिसअपियर होंगे, ठीक है। पोस्टीरियर सर्विकल लिफेंडोपैथी एंड स्लाइट थोड़ी सी स्प्लीनोमेगली में भी प्रेजेंट, ये भी हो सकती है, ठीक है। देयर में बी एब्डोमिनल पेन ड्यू टू मेजेंटेरिक लिफेंडोपैथी, इसकी वजह से मेजेंटेरिक लिफेंडोपैथी की वजह से पेट का दर्द भी हो सकता है, ओके डन। इसमें वो बात करते हैं अगर डिजीज सवेयर हो जाए, ठीक है,
ये रिकवरी हम ना कर सके तो फिर क्या होगा? सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सटेंड एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रैश। ये डायरेक्टली रिलेट करती है रैश की क्या कंडीशन है। इन सिविरल मीजल द फेस इज स्वेलो एंड डिसफिगर्ड। इस केस में क्या होगा? अगर स्वेयर मीजल हो जाए, एक तो जो फेस होगा वो स्वेलो कर जाएगा, सूज जाएगा, और डिसफिगर्ड बिगाड़ आ जाएगा, ठीक है। हेमरेजिक मीजल और ब्लैक मिस्टीज, इसका क्या मतलब है? हेमरेजिक मीजल और ब्लैक मिस्टी इज ए सीवियर फॉर्म इन विच रैश इज कॉन्फ्लुएंस एक्यूमोसिस। इसमें वो बात करता है कि कॉन्फ्लुएंस मतलब है बहना, एक्यूमोसिस का मतलब है कि जख्म, उसमें से क्या होना? जख्म में से ब्लीडिंग होना, ठीक है। स्किन है, स्किन के ऊपर क्या है? स्किन की लेयर का डैमेज हो जाना, जिससे ब्लड वेसल है वो भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एक्यूमोसिस। ब्लैक मेस्टीज, ठीक है, स्किन का कलर ब्लैक हो जाएगा, इसे ब्लैक मेस्टी कहते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग में अकर फ्रॉम द माउथ, ये अगर ब्लैक मेस्टी हो जाए तो क्या होगा? मुंह से खून आएगा। अगर ब्लैक मेस्टी हो जाए तो क्या होगा? मुंह से खून आएगा। नोज और बाउल, नोज से आएगा, बाउल से आएगा। बाउल कहते हैं ये एब्डोमिनल का, ये जो अभी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसको बाउल कहते हैं, ठीक है। एंड डेथ, और डेथ हो जाएगी। मे रिजल्ट बिफोर द रैश एज अपीयर, रैश अपीयर होने से पहले ही, ठीक है। एज द रैश फेड, जैसे ये रैश धुंधले होंगे, देयर इज ए ब्रेनी डिस्कमेशंस एंड ब्राउनिश डिस्कलोरेशन। जैसे ही रैश अपीयर होंगे ये ब्रेनी डिस्कमेशन हो जाएगा या ब्राउनिश डिस्कलोरेशन हो गया, ओके। विद इन डिसअपियर विद इन 2-10 डेज, क्या होगा? जैसे ही विद इन 10 दिन के अंदर ये डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। द जनरल अपीयरेंस, अगर ये ब्लैक मिस्टी हो जाए तो जनरल अपीयरेंस क्या है? कैसे सिम्टम होंगे? द पेशेंट इज रेड आइज, रेड आइज होगी, ठीक है। पफी आईलिड्स, पफी आईलिड होंगे। स्वेलिंग ब्रिज ऑफ नोज, ये जो नाक है ऊपर से सूज जाएगा। एंड कोपियस विद नेजल डिस्चार्ज, ये नेजल से पतला पतला डिस्चार्ज होगा मटेरियल जो होता है, ठीक है। विद डिस्ट्रेस लुक, एक अजीब सी लुक देगा, ठीक है। इज नोन एज मिजली लुक, ये मीजल वायरस की तरह की लुक है, ओके, डन। नंबर 6 कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है मीजल की वजह से। ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि ये ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नमूनिया में अगर नमूनिया हो सकता है। नमूनिया इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन मीजल, मतलब कि नमूनिया हो गया है मीजल वायरस की वजह तो डेथ हो सकती है, ठीक है। इंसेफेलाइटिस, मतलब कि ब्रेन में क्या इश्यू आता है। इट अकर इन 1 to 1000 विद, ये जो इंसेफेलाइटिस है ना, ये 1% से 1000 तक चांस है ये होता है। इसमें क्या होता है? कोमा हो जाता है, बंदा बेहोश हो जाता है, कन्वल्जन, उलझन सी हो जाती है, बिजर बिहेवियर, अजीबो गरीब बिहेवियर होता है। 3 to 8 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश, जब तक रैश नहीं होते तब तक अजीबो गरीब बिहेवियर होता है पेशेंट का, ठीक है। डिग्नोसिस इज कन्फर्म बाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF से हम डिग्नोस करके पता कर लेते हैं, ठीक है। प्लियोसाइटोसिस, प्लियोसाइटोसिस का मतलब है कि टिश्यू की जो ग्रोथ है, अब नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। राइज प्रोटीन एंड नॉर्मल ग्लूकोज कंटेंट, प्रोटीन और ग्लूकोज का लेवल भी अप हो जाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं हेमोरेजिक मीजल, या इसे कहते हैं ब्लैक मीजल, ठीक है। इन फुलमिनेंट, जो वर्ड फुलमिनेंट है ना, इसका मतलब है किसी बीमारी या अलामात का शदीद और अचानक आगाज होना, ठीक है, इसका ये मतलब है। वो कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। इन फुलमिनेंट मीजल हेमरेज में अकर इन GIT, ये कहाँ होती है? GIT में होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फीवर एंड टॉक्सिसिटी इज प्रोनाउंस्ड, ठीक है, आगे इंक्रीज होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि आपकी जो प्लेटलेट्स है इनकी काउंट, इनकी मिकदार आपके ब्लड में कम हो जाए, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में अकर विद ब्लीडिंग इनटू रैश। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? ब्लीडिंग शक्ल में रैश में डेवलप हो जाती है, रैश फॉर्म में, ठीक है। GIT कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट मीजल गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज कॉमन विद, क्या होता है? ऑफन विद ए फीटल आउटकम या नोमा और गैंग्रीन ऑफ माउथ में अक्कर, ठीक है, इसमें ये होता है, गैंग्रीन हो सकती है, ओके। आगे आइज, आइज में क्या होता है? आइज में होता है कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन, इसमें क्या होता है? सोर, अल्सरेशन कहते हैं जख्म को, सोर को, ठीक है। कॉर्निया कहते हैं आइज के एक पार्ट है कॉर्निया, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, सोर हो गया, जख्म हो गया, इसे कहते हैं ओपन सोर इन कॉर्निया विच इज पार्ट ऑफ आइज, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन हो गई है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, वही आइज की ऑप्टिक नर्व, ये जो आइज की नर्व है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। हार्ट, हार्ट में क्या हो सकता है? मायोकार्डाइटिस हो सकता है या कार्डियक फेलियर हो सकता है, ओके। आगे मीजल इन्फेक्शन, मीजल इन्फेक्शन में आ जाएं, इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम
किस चीज़ की शिद्दत हो जाती है? मिरासमस। मिरासमस किसे कहते हैं? ये जो आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं कवाशी और कर। कवाशी और कर का क्या मतलब है? कवाशी और कर का मतलब है कि ये जो प्रोटीन है, बुनियादी तौर पर प्रोटीन की डिफिशियंसी को कहते हैं कवाशी और कर, ठीक है। मे डेवलप आफ्टर मीजल। मीजल के बाद ये डेवलप हो सकती है। क्या डेवलप हो सकती है? मिरासमस और कवाशी और कर। मिरासमस कहते हैं किसकी डिफिशियंसी? ग़िज़ाई अज्जा की डिफिशियंसी। और कवाशी और कर कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी। ओके, डन। अब हम देखते हैं ये वाली कॉम्प्लिकेशन। इसमें आ जाता है अफेक्ट ऑफ मीजल वायरस, जो मीजल वायरस की वजह से अफेक्ट होते हैं कॉम्प्लिकेशन पे, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होती है। स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, मतलब कि आपके माउथ में इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। इंट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ कोई इन्फेक्शन होना। न्यूमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स में कोई इन्फेक्शन होना, ठीक है। कैरेटाइटिस। कैरेटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, ये जो आपकी आइज का एक पार्ट है वहाँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं। ऊपर तो वायरस वाले थे, अब हम देखते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बेसिकली मीजल वायरस की वजह से है, लेकिन मीजल वायरस की वजह से आगे मीजल वायरस प्रायोरिटी बढ़ा देता है कि बैक्टीरिया भी काज कर सकते हैं, ठीक है। वीक इम्यून सिस्टम करता है ताकि बैक्टीरिया जो बड़े होते हैं वो भी अटैक करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होती है। बेसिकली मीजल वायरस की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। ऊपर जो पढ़ी है हमने मीजल वायरस की सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर हो जाए। ब्रोंकोनिमोनिया, आपके ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ब्रोंकस में नमूनिया हो जाना, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, आपकी आइज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाना। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में क्या आ जाता है? सीवियर वेट लॉस, आपका वेट शदीद लॉस हो जाए, ठीक है। कवाशी और कर। कवाशी और कर किसे कहते हैं? कवाशी और कर का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसमें किस चीज़ की कमी हो जाना? प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाना, ठीक है। आगे हम देखते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन, ये जो कॉर्निया कहते हैं आइज़ को, ठीक है। आइज का एक पार्ट है कॉर्निया, वहां जख्म हो जाना उसे कहते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन। ओके, डन। नंबर 7, डिफरेंशियल डिग्नोस। डिफरेंशियल डिग्नोस का मतलब है कि डिजीज मुख्तलिफ होगी लेकिन उसके सिम्टम मीजल से मिलते होंगे, ठीक है। रोजियोला इन्फेंटम, इसका दूसरा नाम ये भी है एक्जेंथम सोब्यूटम, ठीक है। ये वायरस की वजह से काज होती है। इन दिस व्हेन रैश अपीयर फीवर सबसाइड, इसमें जब रैश अपीयर होता है तो फीवर कम होता है, लेकिन मीजल में जैसे ही रैश अपीयर होते हैं तो फीवर इंक्रीज होता है, ठीक है। मीजल इज विच टेम्परेचर आर्चराइज विद द अपीयरेंस ऑफ रैश। ओके, रूबियोला, इको एंड कोक्साकी इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है? इन दीज रैश, इसमें जो रैश होते हैं इज लेस स्टिकी देन दैट ऑफ मीजल। ये जो रूबियोला, इको और कोक्साकी इन्फेक्शन है ना, इसमें जो रैश अपीयर होते हैं वो कम सख्त होते हैं, मतलब कि वो इतने डेंजरस तो होते हैं लेकिन मीजल की निस्बत कम डेंजरस होते हैं, ठीक है। फीवर एंड सेवेरिटी ऑफ इलनेस इज आल्सो लेस, ये भी कम होती है। देयर इज नो कोप्लिक स्पॉट, इसमें कोई कोप्लिक स्पॉट नहीं होता। लिफेंडोपैथी में भी प्रोमिनेंट, ये जो लिफेंडोपैथी है ये नुमाया हो सकती है, ठीक है। स्कारलेट फीवर, द रैश ऑफ स्कारलेट फीवर इज डिफ्यूज, ये जो स्कारलेट फीवर के रैश होंगे ये डिफ्यूज होंगे। फाइनली पेपोलर विद सैंड पेपर फील मोस्ट मार्क ऑन द एब्डोमेन, ठीक है। ये एब्डोमेन पर ज्यादा स्कारलेट फीवर के निशान हो सकते हैं, ठीक है। मेनिंजियोकोक्सीमिया, इट मे अकम्पेनाइड बाय मैकुलर पेपोलर रैश बट मोर कॉमनली इट इज पेटिचियल रैश होंगे, ठीक है। मार्क विद टॉक्सिटी एंड हाइपोटेंशन बट कफ एंड कंजक्टिवाइटिस आर यूजुअली एब्सेंट। इसमें वो बात करता है कि मिकोला पिपोला रैश होंगे, लेकिन वो रैश कैसे होंगे? पेटिचियल रैश होंगे, मतलब कि एक तो उनमें टॉक्सिटी होगी, दूसरा हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर करवाएंगे, लेकिन कफ और कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आई की इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होगी। ओके, कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से मीजल की तरह के रैश हो सकते हैं। ड्रग्स एंड सीरम सिकनेस, ठीक है। देयर इज हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ एंडिंग ड्रग्स, मतलब कि खतरनाक ड्रग्स और इंजेक्शन जो रिएक्ट कर जाएं। देयर इज नो अकम्पेनाइड कफ, जो कि कफ तो नहीं कराती लेकिन वो इस तरह के रैश करवा सकती हैं, ठीक है। अरिथमा इन्फेक्टियोसम, ये भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अरिथमा इरप्शन, मतलब कि रैश का फटना ऑन द फेस, चेहरे पर, फॉलो आफ्टर बाय ए मैकुलोपिपुलर रैश इरप्शन विद लेसी पैटर्न। लेसी पैटर्न कहता है जाल की तरह का पैटर्न, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, कावासाकी डिजीज, सेम मीजल की तरह के सिम्टम काज करवा सकती है, ठीक है, लेकिन डिजीज डिफरेंस है। कावासाकी सिंड्रोम कैन कॉज मैनी ऑफ द सेम फाइंडिंग एज मीजल बट देयर इज नो कोप्लिक स्पॉट एंड सीवर प्रोडोमल कफ, इसमें कोप्लिक स्पॉट नहीं होगा, दूसरी प्रोडोमल कफ नहीं होगी, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक थ्रोम्बोसाइटोसिस कावासाकी सिंड्रोम इज एब्सेंट इन मीजल। दूसरा ये कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि प्लेटलेट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, जो कि मीजल में नहीं होती। इस बेस पे हम कहते हैं डिफरेंशियल डिग्नोस हम करते हैं मीजल को दूसरी डिजीज से। ओके, Difference between PCR test and serological test. Number 1. The PCR test helps to detect the genetic material DNA or RNA of a pathogen. Example? Such as a bacteria or virus. Number 2. The serological tests helps to detect the antibody or antigen of a pathogen. Example?
such as a bacteria or virus. नंबर 8, ट्रीटमेंट ऑफ मीजल वायरस। मीजल वायरस की हम कैसे ट्रीटमेंट कहते हैं, यहाँ में इसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होगी, बेड रेस्ट कहेंगे, मेंटेन हाइजीन, भाई मेंटेन हाइजीन करे, ठीक है, सफाई का ख्याल रखे, मेंटेन फ्लूइड प्रॉपर टेक ले, मतलब कि वाटर शाटर ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, आइसोलेशन उसको अलग कर दें ताकि ये वो कफ एंड स्नीज करे तो ये दूसरे पेशेंट में डिजीज़ ना हो। ठीक है, एंटीपायरेटिक फॉर फीवर, कौन सी बुखार के लिए मेडिसिन देंगे, आइबुप्रोफेन देंगे, ये देखिए आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये देखिए टैबलेट ये है पैरासीटामोल की। ओके, रैश के लिए कौन से देंगे, क्योंकि रैश भी थे तो उसके लिए हम देंगे कैलामाइन लोशन देंगे। ठीक है, अगर एलर्जी हो गई है तो उसके लिए एंटीहिस्टामीन देंगे। ठीक है, डाइफिनहाइड्रामीन सिरप भी दे सकते हैं खारिश के लिए, एलर्जी के लिए। ठीक है, मे बी गिवन एज अर्ली टू रिलीफ डिस्कम्फर्ट ऑफ इचिंग, अगर खारिश हो रही है तो उसके लिए ये डाइफिनहाइड्रामीन सिरप दे सकते हैं। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग, देयर इज़ नो एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये करनी है। ठीक है, ये मेडिसिन डॉक्टर की हदा के मुताबिक विदाउट यूज़ ना करे। ठीक है, नहीं तो पेशेंट सीधा ऊपर होगा, क्योंकि हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम डिफरेंस होता है। नंबर 9, प्रिवेंशन, कैसे इस डिजीज से बचा जा सकता है ताकि ये डिजीज हो ही ना। डिजीज कैन प्रिवेंटेड बाय मीजल माम प्रोबेला वैक्सीन से दे के हम इस डिजीज से बच सकते हैं। देयर आर 2 डोज ऑफ वैक्सीन, मीजल माम प्रोबेला वैक्सीन की 2 डोज है। फर्स्ट डोज मीजल माम प्रोबेला वैक्सीन कब देंगे, 12 to 50 मंथ ऑफ एज। ठीक है, सेकेंड डोज मीजल माम प्रोबेला वैक्सीन की कब देंगे, 4 to 6 ईयर ऑफ एज। ठीक है, दीज ड्रग शुड नॉट गिवन, ये किन लोगों को नहीं देंगे ये ड्रग, अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो या अमीनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, जिस पेशेंट का मतलब कि जिस बेबी का इम्यून सिस्टम वीक हो उसमें ये नहीं देंगे। ठीक है, पहले उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इफ़ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट देन वी विल गिव, फिर हम क्या देंगे, फिर हम देंगे इम्यून सीरम ग्लोबुलिन IgS। ओके डन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, लाइक का बटन हिट करें।